आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपका पढ़ने वाले राज्य के नीति निदेशक तत्व। और जो है आपको इसमें सेशन में मजा आएगा। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम है वॉरियर डायरी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी राम राम। ठीक है भाई, कमेंट में राम राम जी लिख दीजिएगा। आप सभी से हमारा निवेदन है। ठीक, चलो पढ़ते हैं हम। क्या आपका भाग 4 क्या है? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51, इन्हीं को इंग्लिश में डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसको जानेंगे एक्चुअली में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, ये कहना क्या चाहते हैं और किस हिसाब से ये वर्क करते हैं। ठीक, चलिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक जो है समाज में जो विषमता है, अलग थलग है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, उसको दूर करने का। आर्थिक कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास कुछ नहीं है, उसको दूर करने का कोशिश करता है। ठीक है, चलिए। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में राज्यों के विकास, उनके सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अवधारणा को संजोए रखने के लिए संविधान में जोड़ा गया। क्या करने के लिए? सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए। किसकी? जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अवधारणा को रखते हुए कि इनसे जो है आपके समाज का कल्याण होगा, उसको सोचते हुए इनको संविधान में रखा गया। ठीक, चलिए। इसके तहत सरकार अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को अवश्य सम्मिलित करेगी। यानी सरकार को ये आदेश दिया गया है कि जब सरकार अपनी नीति बनाए जनता के लिए, तो इन कथनों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विचार कर ले। क्या करे? डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में विचाराधीन नहीं। क्या? नीति निर्देशक तत्व में जो दिया गया है आप उसको जबरदस्ती नहीं ले सकते। ये किसका? आपके राज्य का कार्य है। नीतियां बनाते समय देश का कार्य है, संसद का कार्य है कि नीतियां इस हिसाब से बनाई जाए जो डीपीएसपी में दिया गया है। इसके लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जो कह दिया गया वही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए, अर्थात राज्य सरकार इन्हें, ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा समझा देते हैं। अर्थात राज्य सरकार द्वारा इन्हें नहीं अपनाए जाने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं कर सकता। यानी अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आप जो है जबरदस्ती नहीं ले सकते कि नहीं भैया ये हमारा दिया गया है डीपीएसपी में, ये हमको चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप इसे जबरदस्ती ले सकें। ठीक, चलिए। अच्छा देखिए, वैसे तो इसको तेज बहादुर सप्रू ने, किसने? आपने पढ़ा होगा, किसने? 1945 में तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ने कहा था। लेकिन आपके जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, कौन थे? संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। बी एन राव ने क्या कहा था कि बी एन राव ने संविधान में सुझाया था कि जो है आपके मौलिक अधिकार थे, इनको पहले मौलिक कर्तव्य बाद में कहा गया, इनको पहले कहा गया मौलिक अधिकार। तो ये दो प्रकार डिवाइड किए थे। एक जिनको जो है जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना चाहिए, दूसरा जो सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, या इनको जो न्यायालय में नहीं ले जा सकते, इनको ले जा सकते हैं। लेकिन बाद में बी एन राव ने क्या कहा कि भैया जिनको नहीं ले जा सकते उनको मौलिक कर्तव्य कह दो, और जिनको ले जा सकते हैं उनको मौलिक अधिकार कह दो। ठीक है, किसने कहा था? आपके बी एन राव। बी एन राव ने कहा था कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनका जो आधार है क्या है? आपके नीति निर्देशक तत्वों के कई आधार हैं। ठीक है, तो इनका एक आधार तो आपको मिलता है आयरलैंड। नीति आपको, आपने अब तक पढ़ा होगा, जो पढ़ा जहां से भी पढ़ा होगा, कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इसका और पुराना सोर्स क्या है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट। क्या है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, चलिए। इसके अलावा भी एक जगह इनका वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको क्या कहा गया है? इन
स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या कहा गया, ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलिए, तो कितनी जगहों पर इसका वर्णन मिलता है? आयरलैंड से लिया गया है 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, तीनों से जो है इसको लिया गया है, ठीक। आगे आपको समझ में किसने कहा था? आपके BN राव ने कहा था, ये आपके जो वाद योग्य नहीं है, इन पर विचार नहीं हो सकता, इनको ले जाया नहीं जा सकता। लेकिन ये क्यों है? ये निर्देश करते हैं ताकि आपका एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य बन सके, जहां आपके समाज में क्या हो? न्याय हो, क्या हो? न्याय हो, समता हो। समता कैसी? न्याय की जो है समता कैसी? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समता हो, ठीक है, स्वतंत्रता हो। तो इन सभी के लिए आपके नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में सम्मिलित किया गया कि अगर ऐसा होगा तो राम राज्य, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? राम राज्य। राम राज्य कैसा होता है? जहां सभी सुखी होते हैं। नीति निर्देशक तत्व किसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं? नीति निर्देशक तत्व आपके राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है संविधान का कौन सा भाग, क्या कौन सा भाग आपका, कौन सा पार्ट, कितने आर्टिकल राम राज्य के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे आपका आर्टिकल 36। चलिए आगे आते हैं हम आपके किस पे? आर्टिकल 36 पे, ठीक है ना। वैसे इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बट कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे हम इस सब के बारे में डिटेल से, ठीक है। चलिए आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 आपका कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, किसकी? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य की परिभाषा। और ये वही है जो आपके आर्टिकल 12 में दी गई है। किसका है? आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है राज्य के लिए, ठीक है। किससे? आर्टिकल 12 से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 12 आगे आते हैं। आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में विचारणीय नहीं है, अर्थात सरकार के द्वारा इनका पालन न करने पर भी कोई नागरिक न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं कर सकता। यानी जो इसमें कहा गया है, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते कि नहीं भैया हमको तो चाहिए भाई, अपने को मांगता है पूरा, गवर्नमेंट को दी, अपन नहीं दे रहे, अपनी मर्जी, ठीक है। इसमें देखिए इसी के अंतर्गत, किसके? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आपके जितने भी, जैसे अभी मोबाइल फोन बट रहे हैं, क्या बट रहा है? मोबाइल बट रहा है यूपी में, ठीक है। और लैपटॉप बांटा था अखिलेश यादव ने, ठीक है। क्या बांटा था? लैपटॉप बांटा था, ठीक। आपका फ्री राशन बट रहा है, क्या बट रहा है? फ्री राशन बट रहा है। तो ये सभी आर्टिकल 37 के तहत ही बट रहे हैं। किसके तहत बट रहे हैं? आर्टिकल 37 के तहत ही बट रहे हैं। तो इसके लिए आप ये नहीं जा सकते गवर्नमेंट ने कहा था कि हम देंगे, नहीं, इसके लिए आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं आपके आर्टिकल 38 पर। क्या है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है आपका, राज्य सरकार लोक कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करें। किसका? लोग, जनता के कल्याण के लिए बढ़ावा करने का, अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। अर्थात राज्य सरकारें सामाजिक लोगों के लिए ऐसा कार्य करें जिससे समाज में भाईचारा, क्या हो? जिससे समाज में भाईचारा और समरसता स्थापित हो। क्या हो? भाईचारा बढ़े, समरसता यानी जो है दोनों की आपस में अच्छी बने, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मोदी सरकार ने एक जो है आपका नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो वो आर्टिकल 38 के तहत दिया था। किसके तहत? अनुच्छेद 38 के तहत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है मोदी जी का नारा किसके तहत है, सबका साथ सबका विकास, तो वो आर्टिकल 38 में आता है, ठीक है। ये वो बहुत ज्ञानी इंसान है, वो सारा कुछ देखभाल के अपने आप संभाल के करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 39 पे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 39 क्या कहता है आपका? स्त्री एवं पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी आपकी मान लीजिए किसी कोई पोस्ट है, क्या पोस्ट है आपकी? मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। किसकी है? मैनेजर की पोस्ट है। अब इस मैनेजर की पोस्ट पर समान कार्य हो गया, समान वेतन मिलना चाहिए। ये आप जो है कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि भैया जो है जो पुरुष मैनेजर है उसको मिल रहे हैं 45,000 और जब महिला मैनेजर आई तो उसको दे रहे हैं 40,000। तो ऐसा कहा गया है कि होना चाहिए दोनों के लिए बराबर।
बट ये कोई जरूरी नहीं आप इस बेस पे, इस बिना पे आर्टिकल 39 के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते कि जो है मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हो, 39 के तहत कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल 39 का ए, किसका, आर्टिकल 39 का ए, 39 का, इसमें क्या कहा गया है आपका, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। यानी यदि आपके पास कोई लॉयर नहीं है, क्या नहीं है, लॉयर नहीं है, तो आपको फ्री में, किसमें, आपको फ्री में निःशुल्क क्या होगा, लॉयर उपलब्ध कराएगी भारत सरकार, ठीक है। चलिए इसी में एक चीज और आती है, यानी कि आप किसी के दोहन नहीं कर सकते, यानी जो है आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। यदि जो महिला है, क्या है, महिला, महिला को आप उसके स्वास्थ्य एवं उसकी आयु के अनुसार ही कर दोगे। ये नहीं कि आप महिला को बोल दोगे नहीं आप जो है भैया 80 किलो की बोरियां डालोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो महिला है भाई, तो आप उससे जो है इतना भारी भरकम कार्य नहीं करवा सकते, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका अनुच्छेद 40 क्या है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, पंचायतों के गठन की व्यवस्था, यानी जो आपकी पंचायत है, अनुच्छेद 11 और 12 वाली, ठीक है, मुख्यतः 11 वाली, तो 12 में तो आपकी नगर पंचायत आ जाती है, उसको छोड़ो, 11 पर फोकस करो। ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी का विचार है, ठीक है। तो ये क्या है, गांधीवाद के विचार है, ठीक। तो क्या कहा गया आर्टिकल 40 में, पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आते हैं आपके आर्टिकल 41 पे, किस पे आते हैं, आर्टिकल 41 पे, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका आर्टिकल 41, ठीक है। आगे भैया आप चलो कोई शुरू करते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है, असहाय लोगों के लिए सहायता का प्रावधान करना, अर्थात इसके तहत क्या होता है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ठीक है। जो असहाय लोग हैं, ठीक है, क्या है, जो असहाय हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करना किस आर्टिकल के तहत है, आपके आर्टिकल 41 के तहत ऐसा किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, आर्टिकल 41 के तहत ये कार्य किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आपके आर्टिकल 42 पे। आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम के मनोवांछित दशाएं होनी चाहिए, दिशाएं नहीं, दशाएं, कंडीशंस, दशाओं का मतलब क्या होता है आपका, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जिसमें आदमी शांति से कार्य कर सके, ऐसी दशाएं होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है, काम की मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराना तथा महिला को 6 माह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। यानी जब जो है कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनको 6 माह के लिए मैटरनिटी लीव, किसका, मातृत्व का अवकाश, ठीक है, क्या दिया जाएगा, मातृत्व का अवकाश, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को जो है 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी। क्या होगा, एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मातृत्व अवकाश 6 महीने की छुट्टी, चाहे आप गवर्नमेंट में हो और चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, उस समय का आपको जो है वो कंपनी पैसा देगी। ये नहीं कि भैया आप जो चले गए छुट्टी पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, आपको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट में तो मिलता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, गवर्नमेंट जो है आपको पैसा देगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपना, आगे आपका आर्टिकल 43 क्या है, आर्टिकल 43 43 क्या कहता है, न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था। ये नहीं कि आपने बेगार में लगा रखा है, सुबह से शाम तक कार्य करवाया और उसको पकड़ा दिए 10 रुपए, बोल चल जा, गोली खा लियो, टॉफी खा लियो, ठीक है, सुपारी खा लियो, ठीक है, क्या कर लियो, अब मैंने यही चलता है, जा तो सुट्टा ले लियो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आप किसी को जो है बेगारत नहीं करवा सकते। जो एक न्यूनतम मजदूरी गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना, किसकी, लघु और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना, न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना, ये सभी आपके आर्टिकल 43 के तहत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम आपके आर्टिकल 44 पे, किस पे चलते हैं, आर्टिकल 44, ठीक। चलिए ये आ गया आपका आर्टिकल 44, ठीक है। अब ये भैया क्या कहते हैं इनकी भी सुन लेते हैं जरा, ये वैसे तो अच्छा अच्छा बोलते हैं पर बोलते क्या है वो भी सुन लेते हैं, ठीक है। समान सिविल सहायता या एक समान कानून, क्या है, समान सिविल सहायता यानी सभी के लिए एक कानून, एक देश एक कानून, ठीक है। इस पर बहस चली है, किस पर, समान सिविल सहायता पे, ठीक है। ये नहीं कि भैया हम सरिया से चल रहे हैं, हम जो है उलेमा से चल रहे हैं, हम जो है फलाने से चल रहे हैं, हम डिमकेड़े से चल रहे हैं, नहीं, एक देश एक संहिता, ठीक है। एनआरसी, नेशनल रिफॉर्म, ये है एनआरसी, ठीक है। ये आएगा, ये कहाँ है, फिलहाल आपका गोवा में है, ठीक है।
एक ही कानून चलता है, किसी के धर्म का कानून नहीं चलेगा, किसी के मजहब का कानून नहीं चलेगा, किसी के पंथ का कानून नहीं चलेगा, जो चलेगा एक ही चलेगा। और ये कहाँ है, ये आपके गोवा में अभी भी इम्प्लीमेंट है। सबसे पहले कहाँ आया था, गोवा में, और भी एक दो राज्य हैं जहाँ ये लगा हुआ है। लेकिन आपको क्या है, ये गोवा याद करना है कि आपका जो है समान सिविल सहायता कहाँ लगी हुई है, गोवा में लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कैसी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना किसका कार्य है, राज्य का। राज्य यहाँ किसको कहा गया, देश का, सरकार का। किसका कार्य है, सरकार का कार्य है किसको, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनिवार्य किया गया। क्या किया गया, कंपलसरी किया गया कि नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपका अनुच्छेद 46 सॉरी, आर्टिकल 46, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी लोगों को शिक्षा एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना। यानी एससी एसटी लोगों को आप क्या करोगे, शिक्षा उपलब्ध करवाओगे। ठीक है, क्या करोगे, इन लोगों को आप शिक्षा भी उपलब्ध करवाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले इसमें अनुच्छेद पे। आपको याद रखना है अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद नंबर 47। ठीक है, चलिए 47वां संविधान संशोधन क्या, 47वां सॉरी अनुच्छेद क्या कहता है, 47वां अनुच्छेद कहता है पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास करना, अर्थात कुपोषण को दूर करना। यानी जो आपकी मिड डे मील योजना है, क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपसे आ जाए मिड डे मील, क्या है आपकी मिड डे मील किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 47 के तहत आती है। ठीक है, चलिए आंगनवाड़ी, आड़ीवाड़ी, आंगनवाड़ी किसके तहत आती है, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी आपके आर्टिकल 47 के तहत आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आपका क्या, आर्टिकल 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ आगे। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि का विकास, दुधारू पशुओं की हत्या, यानी जो पशु दूध देते हैं, तो दुधारू पशु उनकी आप हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप पे जो है FIR लॉज हो जाएगी। ठीक है, ये कानून है, तो आप दुधारू पशुओं की हत्या नहीं कर सकते, उनको मांस के लिए नहीं काट सकते। ठीक, चलिए कृषि का विकास करने का और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाता है कौन सा, आर्टिकल 48। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 48 का ए, क्या है 48 का, ये क्या कहता है, पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण करना। क्या करना, जो उसको बढ़ाना और कटने से रोकना। क्या करना, संवर्धन यानी बढ़ावा देना, और संरक्षण यानी वहीं के वहीं जितना कट गया उतना कट गया, अब आगे नहीं कटने देंगे। ठीक है, तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। यानी ये किससे संबंधित है, 48 का ये वनों से संबंधित है। खेती और वन एक ही उसमें आ जाते हैं, इसीलिए ये किससे संबंधित है, आपके वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका आर्टिकल 49। क्या आता है, आर्टिकल 49। ठीक है, आर्टिकल 49 में आपको किस बात पर रोक लगाई गई है। ठीक है, चलिए प्राचीन स्मारकों संरक्षण प्रदान करना एवं उनका जीर्णोद्धार करवाना। यानी जो आप जैसे आशिक लिखाते हैं ना कि एम जो सॉरी दिल बनाया, यहाँ पी लिख दिया, यहाँ पी लिख दिया, और ऐसे दिल चीर दिया। ठीक है, आप जैसे नालायकों से संरक्षण किसका, प्राचीन स्मारकों का। ठीक है, अब ये दिल बनाने वालों से संरक्षण प्राचीन स्मारकों का। ठीक है, और वो जगह कुछ कहीं से टूट रही है, फूट रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका जीर्णोद्धार करवाना। ये किसमें आता है, आर्टिकल 49 के तहत आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका अनुच्छेद 50। क्या है, अनुच्छेद 50। और 50 क्या कहता है, 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास करता है। किसको, जो है आपके कार्यपालिका, यानी जो आपके मंत्री संतरी संसद वंसद है वो सभी, न्यायपालिका जो आपकी ज्यूडिशरी है। ठीक है, कोर्ट वगैरह, उनको और आपके सरकार को अलग अलग करती है कि आप स्वतंत्र अलग हो और आप स्वतंत्र अलग हो, आप दोनों एक नहीं हो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 50 के द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है आपका क्या, अनुच्छेद 51। क्या है, एक सेकंड, आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करना एवं उसका संवर्धन करना। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, विदेश नीति किसके अंतर्गत आती है, सवाल क्या आता है, विदेश नीति किसके अंतर्गत आती है, किस तरीके से विदेश नीति कार्य करती है। ठीक है, चलिए यहाँ एक नोट दिया गया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा नोट को। ठीक है, देखते हैं कितने का है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ठीक है, केटी शाह ने क्या कहा था? क्या जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऐसे हैं जिनको अगर सरकार चाहे तो दे, नहीं चाहे तो नहीं दे। आप जो जबरदस्ती नहीं कर सकते भैया हमको चाहिए, यो मारने को चाहिए ऐसा आप नहीं कह सकते। ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, वो देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। ठीक, आपकी जबरदस्ती उन पर नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या कहा गया है। अच्छा इसके लिए तो इसके बारे में बाद में आता है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या आता है आपके? मौलिक कर्तव्य किसमें? 51 क में। ठीक है, चलिए चलते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, किसका? भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य में क्या क्या आता है, कैसे कैसे। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका क्या, भाग 4 का क। ठीक है, क्या है भाग 4 के क में? भाग 4 के क में दिया गया आपके मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देश के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? आपके सोवियत संघ रशिया से, रूस से। यानी जो टूटने से पहले का रूस था उससे यूएसएसआर कह देते हैं इसको कभी कभी, यूएसएसआर। कभी कभी ये आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, तो यूएसएसआर लिखा आएगा, आपको रूस नहीं मिलेगा, तो आपको यूएसएसआर ही लगाना है। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था और ये बाद में जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है जानते हैं मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, कौन कौन से। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में जोड़े गए थे। इस शुरुआत में कितने थे? 10 थे, परंतु बाद में क्या किया, इनको जो है 11 कर दिया गया। ये क्या किया गया? 11 कर दिया। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसके तहत संविधान में 3 जगह ये जोड़ा गया था, आपके मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में और आपकी स्वतंत्रताओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है आगे आपका पहला? ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्रांतिकारी और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान करे। यानी जो भी भारत का नागरिक है, क्या है, जो भी भारत का नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी, राष्ट्रीय गान की, झंडे की और संविधान की, इन सब की इज्जत करेगा। ठीक, चलिए नंबर 2, भातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना का विकास करना और स्त्रियों का सम्मान करना। ठीक है, क्या करना? स्त्रियों का सम्मान और भाईचारे की भावना का विकास करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या क्या है, आगे भी बहुत सारे जो है आपको बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक धरोहरों का हृदयांगन करना, यानी जो है सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना, उसको जो नष्ट भ्रष्ट नहीं करना। हृदयांगन है हृदय में समाहित करना। ठीक, चलिए देश के आह्वान पर सदैव तत्पर रहना। इसका अर्थ क्या है? यानी मान लीजिए हमारी चीन से लड़ाई हो गई, ठीक है, और हमारे देश को नौजवानों की जरूरत पड़ी और देश ने आह्वान किया, यानी मोदी जी ने या आपके राष्ट्रपति ने जो है आह्वान किया कि जो भी 18+ हैं, ठीक है, उन सभी वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और जो है आप सभी को लड़ने के लिए, चीन से लड़ने के लिए चीन के बॉर्डर पर जाना है। ठीक है, तो आप क्या है, देश ने आपका आह्वान किया, आपको तत्पर रहना है। ठीक है, क्या करना है? आपको जो है तत्पर रहना है। चलिए आगे आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और उससे ज्ञान अर्जन करना। क्या है? रूढ़िवादिता को छोड़ना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से आगे बढ़ना। ठीक, चलिए पर्यावरण में वृक्ष, झील, नदी, नहर आदि को प्रदूषण होने से बचाना, यानी जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और जो है प्रदूषण हो रहा है उसको कम करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सात सात क्या कहता है आपका कर्तव्य? ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे देश की नित्य नई, यानी डेली, नित्य का मतलब डेली, ठीक है, डेली नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। जैसे हमारा इसरो कर रहा है, ठीक है, हमारे देश के खिलाड़ी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नई नई ऊंचाइयों पर हम पहुंच रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। तो ये हमारे आपके किसमें आता है? कर्तव्यों में आता है। ये आपके कर्तव्यों का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने गौरवमयी संस्कृति का सम्मान करना और उनका प्रचार प्रसार करना। क्या जो हमारी संस्कृति है
उसका हमको इज्जत करनी है, उसका सम्मान करना और उसका प्रचार प्रसार करना, उसको आगे फैलाना है। ठीक है, चलिए आगे आपका ये है 11वां। 11वें जो है मौलिक कर्तव्य, माता पिता को एक दायित्व देता है। किसको दायित्व देता है? माता पिता को ये दायित्व देता है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का वो प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? वो जो है प्रयास करेंगे कि उनके बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था। ठीक है, आप सभी को मेरी राम राम। ठीक है, आप सभी से वही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करें और गलत लगता है तो भी कमेंट करें, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ठीक है, और हमको लाइक शेयर फॉलो करते रहें।